क्या ये वायरस फैमिली या जनरेशन्स में भी स्प्रेड होते हैं? Hepatitis B and C can spread in generations. One of the modalities of spread is from the mother to the child during childbirth. सर हमें बताइए व्हाट आर द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स रिलेटेड टू लीवर डिजीजेस? नंबर 1, उनको जॉन्डिस या पीलिया हो जाती है, जी, तो उनकी आंखें पीली हो जाती है, उनका यूरिन या पेशाब काफ़ी हाई कलर या पीले रंग का आता है। ये लीवर ट्रांसप्लांट होता क्या है और इससे कब करने की ज़रूरत पड़ती है? तो लिवर ट्रांसप्लांट एक ऑपरेशन है जिसमें कि हम डैमेज लिवर को निकाल के उसके जगह पे नया लिवर बिठाते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट जो है वो 2 तरीके से किया जा सकता है, बट जब मोर देन 70-80% ऑफ द लिवर इज डैमेज एंड दे स्टार्ट डेवलपिंग द वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स जो हमने थोड़ी देर पहले बात की, दैट इज़ द टाइम दैट उनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और सब लोग ये जानना चाहेंगे कि अल्कोहल लीवर को किस तरह डैमेज। अल्कोहल जो है लिवर में सूजन कॉज करती है। तो मतलब अगर अल्कोहल से आपका लीवर डैमेज हो गया तो उसको बहुत आसान नहीं है सही करना। इज़ देयर एनी सेफ लिमिट ऑफ हैविंग अल्कोहल? So, लीवर हमारे शरीर का सबसे मेहनती अंग है, लेकिन अक्सर इसकी सेहत को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे लीवर से जुड़ी बीमारियां, फैटी लीवर, लीवर ट्रांसप्लांट, हेपेटाइटिस, शराब का असर और तरह तरह के लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं डॉक्टर प्रशांत राव, जिन्हें 14 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी HPP सर्जरी में, जिन्होंने 1200 से ज़्यादा लीवर ट्रांसप्लांट्स में पार्टिसिपेट किया है। He is a living donor and liver transplantation expert. So let's welcome Dr. Prashant Rao from LH Hiranandani Hospital. Hello, Dr. Prashant. namaste ma'am, how are you ma'am? I'm good. How are you? All is well, thank you so much. Welcome to my pod talk. Thank you so much for having us here. It's a pleasure being on this podcast with you. ठीक है सर, हमें बताइए what inspired you to be an HPB surgeon and a liver transplant surgeon? मैम, व्हेन यू डू योर MBBS, जब आप अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो आपको ऑलरेडी अंदाज़ा लग जाता है कि आपका इंक्लिंग किस तरफ था। तो मेरे लिए वो हमेशा सर्जरी था। ठीक है। जब आप जनरल सर्जरी करते हैं, आप अलग अलग टाइप की सर्जरीज़ के बारे में सीखते हैं, यू गेट एन इंक्लिंग कि किस पार्ट में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी समथिंग दैट आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन। एंड जब मैंने अपना GI सर्जरी ट्रेनिंग किया, देन यू रियलाइज़ कि पूरा GI सर्जरी में आपको इंटरेस्ट नहीं है, सम पोर्शन। And for me, that was HPB or hepatic, pancreatic and biliary surgery, and transplant is part of it. So that's how I ended up being a HPB and transplant surgeon because of the interest and the complexity of the nature of the surgeries there. ठीक है। तो सर एक लेमैन टर्म्स में आप समझा देंगे कि लीवर का मेन फंक्शन क्या होता है बॉडी के लिए? तो मैम, लिवर आप समझ लीजिए मल्टीपल फंक्शंस और रोल्स प्ले करता है बॉडी में। नंबर 1, इट इज़ ए पावर हाउस ऑफ द बॉडी। मतलब जो भी आप खाना खाते हैं, जो ब्लड में शुगर एब्जॉर्ब होता है, ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन से, लिवर उसको पूरा सोक कर लेता है एंड बिटवीन मील्स वो धीरे धीरे करके ग्लूकोज को ब्लड में रिलीज़ करता है ताकि बॉडी के वेरियस पार्ट्स, वेरियस सेल्स उसको इस्तेमाल कर पाए। सेकेंडली, शरीर में प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है लिवर। तो जितना भी प्रोटीन्स है, एल्ब्यूमिन, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये वेरियस इम्यूनोग्लोबुलिन जो कि अपनी इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करती हैं, वो सारे प्रोटीन्स लिवर में बनती हैं। सेकेंडली, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन। मतलब शरीर में, बॉडी में, ब्लड में जो भी टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं, उन सबको शरीर से ब्लड को फिल्टर करना और शरीर से टॉक्सिन को निकालना, ये लिवर का काम होता है। जो बहुत सारी दवाइयाँ जो हम लेती है, उनको आप इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना भी लिवर का एक रोल होता है। सो इट एक्ट्स इन दैट वे ऑल्सो। एंड वन लास्ट थिंग इज़ कि इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल शरीर के इम्यूनिटी में और प्रतिकार शक्ति में, जो अपने को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है। तो जो भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं, जो सेल्स होते हैं जो इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करती है, वो भी लिवर में होती है एंड वहाँ से वेरियस कंपोनेंट्स बनते हैं जो कि बॉडी को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है। ठीक है, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारे शरीर का। जी, तो इट इज़ लाइक द इंजन ऑफ द बॉडी एंड ऑल द ऑर्गन्स आर इन सम वे और द अदर इंटरकनेक्टेड टू इट। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन द बॉडी। आपने बिल्कुल सही कहा मैम। जी। तो सर हमें बताइए इंडिया में आज किस तरह की बीमारियां लीवर से रिलेटेड लोग फेस कर रहे हैं?
द मोस्ट कॉमन बीमारियाँ जो ड्रेडेड बीमारियाँ है, तो लेट अस स्टार्ट इन दैट वे, आर लिवर सिरोसिस या फिर क्रॉनिक लिवर डिजीज़ जिसको कहा जाता है, या CLD मेडिकल टर्म्स में अगर बोला जाए तो. जी तो बेसिकली दैट इज़ अ इरिवर्सिबल परमानेंट डैमेज टू द लिवर. मतलब लिवर की जो ऊपर वाले ने ताकत दी है रीग्रो करने की, रीजनरेट करने की, वो ख़त्म हो जाती है. जो लिवर नॉर्मली काफ़ी सॉफ्ट ऑर्गन होता है वो कड़क हो जाता है, स्टिफ हो जाता है. और ऐसे कंडीशन जिसमें कि लिवर कड़क हो जाता है और इरिवर्सिबल लिवर डैमेज होता है, उसको सिरोसिस या क्रॉनिक लिवर डिजीज़ कहा जाता है. एक तो ये बीमारी हो गई जो कि काफ़ी टाइम से चल रही है. बट अभी जो है lifestyle related problems are something that are coming up more and more. जी. And one of that is fatty liver. आज के ज़माने में if say 100 people get their ultrasound done for health checkup or any other reason, उसमें से एटलीस्ट 30% या 40% पेशेंट को फैटी लिवर आई थिंक ज़्यादा ही बहुत लोगों को आजकल फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो रही है. जी बिल्कुल मैम. एंड इट इज़ नॉट जस्ट मेडिकल प्रॉब्लम्स लाइक डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर जिनको, या कोलेस्ट्रॉल एबनॉर्मेलिटीज़ जिसके वजह से हो सकता है, मोटापे की वजह से, मतलब ओबेसिटी की वजह से, या लाइफस्टाइल रिलेटेड जो डाइट एंड लेस फिजिकल एक्टिविटी की वजह से भी फैटी लिवर होता है. सो दैट इज़ अनदर मेजर डिजीज़ और कॉमन डिजीज़ दैट वी सी. एंड बाकी जो ऑटो इम्यून एंड अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो कि काफ़ी टाइम से चल ही रहे थे, अभी विद बेटर डायग्नोस्टिक मोडालिटीज़ वो भी धीरे धीरे करके इंक्रीज़ हो रहे हैं बिकॉज ऑफ बेटर डायग्नोसिस. सो दीज आर द कॉमन बीमारियाँ जो कि लिवर के बाकी कॉमन पब्लिक फेस करती हैं. सर हमें बताइए व्हाट आर द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स रिलेटेड टू लिवर डिजीजेस. मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो लिवर डिजीज़ के पेशेंट फेस करते हैं या फिर दिखाई देता है उनको, नंबर 1 उनको जॉन्डिस या पीलिया हो जाती है. जी तो उनकी आंखें पीली हो जाती है, उनको यूरिन या पेशाब काफ़ी हाई कलर या पीले रंग का आता है. राइट. सेकेंडली उनको काफ़ी शरीर में पानी इकट्ठा हो जाता है, तो पेट में इकट्ठा होता था, पेट फूल जाता है. अगर आप सोनोग्राफी करते हैं तो उनको पेट में पानी दिखता है. पैर में सूजन होना, ये सब चीज़ें हैं प्रोटीन की कमी की वजह से. तो ये एक सेकंड सिम्टम है, पेट का फूलना और पैर में सूजन होना. थर्ड थिंग होता है कि इन पेशेंट्स को खून की उल्टी या ब्लड वॉमिटिंग होता है. उनको स्टूल में ब्लड आना या ब्लैक कलर का स्टूल आना, ये इंटरनल ब्लीडिंग के साइंस है, ये होता है. अनदर सिम्टम इज़ पेशेंट्स को कन्फ्यूजन, इरेलेवेंट टॉकिंग, बेहोशी, इसको मेडिकली हम हेपेटिक एनकेफेलोपैथी बोलते हैं, ये चीज़ें होती है. और जैसे जैसे लिवर डिजीज़ प्रोग्रेस होता है हम देखते हैं कि देयर इज़ लॉस ऑफ मसल मास. तो टिपिकली हम देखते हैं कि हमारे मरीज़ों का हाथ और पैर बिल्कुल दुबले दुबले होते जाते हैं और बड़ा सा फूला हुआ पेट होता है पानी की वजह से. तो लॉस ऑफ मसल मास और ईजी फैटिगेबिलिटी, ईजिली वो वीक हो जाते हैं, उनके स्टेमिना कम हो जाता है, दे फील टायर्ड वेरी ईजिली. दीज आर द कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स जो हम लिवर डिजीज़ के पेशेंट में देखते हैं. ठीक है सर. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और सब लोग ये जानना चाहेंगे कि अल्कोहल लीवर को किस तरह डैमेज करता है. सो अल्कोहल लिवर को 2 तरीके से डैमेज करता है. नंबर 1 इज़ कि जब अल्कोहल बॉडी में, लिवर जैसे मैंने आपको बताया कि वेरियस चीज़ों को इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में या मेटाबोलाइज करना भी लिवर का ही फंक्शन होता है. तो जब लिवर में अल्कोहल पहुंचता है और मेटाबोलाइज हो जाता है, तो जो मेटाबोलाइट्स जो बनते हैं अल्कोहल, जब लिवर उसको डिग्रेड करता है, उसके वजह से लिवर को चोट लग के लिवर को इंजरी होती है, लिवर में सूजन आता है और उसकी बॉडी की जो नॉर्मल हीलिंग होती है कि वहाँ पर स्कार फॉर्मेशन हो जाता है, लिवर में फाइब्रोसिस होकर लिवर कड़क हो जाता है. तो इट कॉजेज फाइब्रोसिस और कड़कपना इन द लिवर. एंड सेकेंड मोडालिटी इज़ कि अल्कोहल जो है लिवर में सूजन कॉज करती है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कॉज करती है. सो दीज आर द 2 मोडालिटीज जिसकी वजह से लिवर को चोट लगती है. 1 इज़ इरिवर्सिबल फाइब्रोसिस और लिवर डैमेज, एंड सेकेंडली इज़ स्वेलिंग और अल्कोहलिक हेपेटाइटिस. इसमें से अगर आप देखें कि जब भी कोई इंसान अल्कोहल छोड़ता है तो जो कंपोनेंट फाइब्रोसिस या इरिवर्सिबल लिवर डैमेज है वो इम्प्रूव कभी नहीं होता है. बट जो अल्कोहल की वजह से लिवर में जो सूजन आई हुई है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस का कंपोनेंट है, वो ज़रूर इम्प्रूव हो सकता है. तो इसलिए दीज आर द 2 मेजर कंपोनेंट आउट ऑफ विच 1 इज़ इरिवर्सिबल एंड द अदर इज़ रिवर्सिबल. तो मतलब अगर अल्कोहल से आपका लीवर डैमेज हो गया तो उसको बहुत आसान नहीं है सही करना. तो जैसे मैंने बता रहा था मैम कि ऊपर वाले ने लिवर को पावर दिया है कि वो रीग्रो कर सकता है, रीजनरेट कर सकता है, नंबर 1. एंड नंबर 2 मैंने आपको ये भी बताया, अभी अपनी बात हुई कि अल्कोहल से लिवर में सूजन आता है, तो जब इंसान अल्कोहल छोड़ता है तो सूजन इंप्रूव होती है, सूजन कम हो जाती है. तो इसलिए अगर करेक्ट टाइम पे अल्कोहल को स्टॉप किया जाए तो इन दैट केस सूजन कम होने से सम कंपोनेंट ऑफ द इंजरी विल गो अवे, एंड जो बचा हुआ है लिवर को जो ऊपर वाले ने रीजनरेटिव कैपेसिटी दी है उसके वजह से वो रीजनरेट करके बैलेंस आउट हो जाता है, जिसके वजह से अगर करेक्ट टाइम पे इंटरवेंशन किया जाए और अल्कोहल स्टॉप किया जाए तो पूरा लिवर नॉर्मल फंक्शन तक वापस जा सकता है. ठीक है सर, हमें बताइए इज़ देयर एनी सेफ लिमिट ऑफ हैविंग अल्कोहल. सो
वेल आई वुड से कि सेफ अल्कोहल इंटेक इज ए मिथ. There is nothing called safe alcohol intake because every amount of alcohol that you take, it causes the two modalities of liver injury always, right? अब किस टाइम पे और कितना पेशेंट लिमिट ऑफ अल्कोहल इज सेफ फॉर वन इंडिविजुअल वेरीज अपॉन पर्सन टू पर्सन. समथिंग दैट इज सेफ फॉर समबडी इज अनसेफ फॉर अनदर and something which is unsafe for somebody can be safe. So saying a safe generalized limit is something that is doesn't exist अच्छा. from the liver health perspective. ठीक है. Secondly, from the immediate perspective, as we all know, if you drink and you drive, then it cannot be safe. There are high incidence of accidents and other life-threatening problems. इसलिए safe alcohol intake नाम की एक मिथ्या है जिस पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए. अच्छा, तो मतलब एक जैसे हमने कहीं पे बात की थी कि एक कतरा अल्कोहल भी हानिकारक हो सकता है. जी, बिल्कुल सही बोला आपने कि एक कतरा अल्कोहल भी हानिकारक हो सकता है. एंड ओनली थिंग इज़ कि वो कतरा कब है ये कोई भी नहीं जानता. बिकॉज अल्कोहल से ना सिर्फ लिवर को चोट पहुंचती है, अल्कोहल से पैनक्रियास को भी चोट पहुंच के अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ के तरह ही एक अल्कोहलिक पैनक्रियाटाइटिस भी हो सकता है. Now pancreatitis is a very life-threatening condition. It may be just mild swelling in the pancreas to life-threatening severe acute necrotizing pancreatitis. अब वो फर्स्ट इंटेक ऑफ अल्कोहल पैनक्रेटाइटिस प्रेजेंट करेगा और दैट पैनक्रेटाइटिस माइल्ड होगा या सीवियर होगा, इट इज़ ए रोल ऑफ द डाइस. तो इसलिए एक कतरा अल्कोहल भी जानलेवा हो सकता है, इसलिए अल्कोहल इज़ नेवर सेफ. ठीक है. सो आई थिंक पार्टी गोवर्स को ये बात ध्यान रखनी चाहिए. बिल्कुल रखनी चाहिए मैम. सर अब चलते हैं वायरसेस की तरफ. बहुत सारे वायरस होते हैं जो लीवर को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस A, B, C, E. उनके बारे में कुछ बताइए. So ma'am, the common hepatitis related viruses are those what you said, A, B, C and E. इसमें से हम इनको दो कैटेगरीज में बंच अप कर सकते हैं फॉर बेटर एंड ईजियर अंडरस्टैंडिंग. हेपेटाइटिस A एंड E एक तरफ एंड B एंड C दूसरे तरफ. वो इसलिए बिकॉज द मोडालिटी जिस तरीके से ये वायरस स्प्रेड होती हैं, वो किस तरीके से प्रेजेंट करती है, उनकी क्या सिम्टोमेटोलॉजी होती है, एक्यूट होता है, क्रॉनिक होता है, ये दोनों उसके बेसिस पे डिवीजन किया गया है. ए और ई जो है मोस्ट कॉमनली जो हम सुनते हैं कि खाने पीने में, पानी में कंटेमिनेशन होने से फैलता है हेपेटाइटिस. जो फूड बॉर्न डिजीज़ है उनमें से एक दोनों ये हेपेटाइटिस ए और ई उनमें से पाए जाते हैं. सो द कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर इज मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ स्प्रेड ऑफ दीज वायरसेस. ये दोनों वायरसेस जब हेपेटाइटिस कॉज भी करते हैं, दे कॉज एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस. मतलब अभी किसी का लिवर नॉर्मल है, अचानक से उसको चोट लग के उसमें सूजन आती है जिसके वजह से जॉन्डिस होना, पेट में हल्का दर्द होना, बुखार आना एंड ब्लड टेस्ट में जो भी खराबी दिखती है वो होना. और फिर ये सेल्फ लिमिटिंग होती है, मतलब धीरे धीरे करके बॉडी की इम्यूनिटी इन वायरसेस को काबू में कर लेती है और लिवर में सूजन खत्म हो जाती है और लिवर रीजनरेट होकर नॉर्मल हो जाता है. तो दीज आर एक्यूट सेल्फ लिमिटिंग इलनेस, मतलब इमीडिएटली होती है और सेल्फ लिमिटिंग होती है, मतलब अपने आप ठीक होकर लिवर रिकवर भी हो जाता है. टेम्पररी होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं. जबकि जो दूसरे ग्रुप है जिसमें हेपेटाइटिस बी और सी आती हैं, ये थोड़े ज़्यादा डेंजरस वायरसेस हैं. वो इसलिए बिकॉज दे हैव अ हायर टेंडेंसी टू कॉज क्रॉनिक लिवर डिजीजेस, क्रॉनिक लिवर इलनेसेस. बिकॉज बी में तो नहीं बट सी में तो शरीर की इम्यूनिटी बॉडी में से वायरस को पूरी तरह से निकाल नहीं पाती है, जिसके वजह से दिक्कत हो सकती है. अगर आप ढंग से ट्रीट नहीं करो तो लॉन्ग टर्म इलनेसेस हो सकते हैं. एंड बी में जो है, जो जिस तरीके से वायरस का डीएनए बिहेव करता है कि बी वायरस के डीएनए लिवर सेल्स के अंदर जाके इंसान जो हमारे ह्यूमन डीएनए के साथ बाइंड हो जाता है, इसलिए जो दवाइयाँ हैं उसको कभी शरीर से निकाल ही नहीं सकती. इसलिए ये बीमारी, ये जो हेपेटाइटिस बी और सी वायरसेस है, ये ज़्यादा डेंजरस है और ये क्रॉनिक लिवर डिजीज़ कॉज कर सकती है. अनदर रीज़न वाई दे आर ग्रुप टुगेदर इज़ कि जिस तरीके से ये दोनों वायरसेस स्प्रेड होते हैं वो भी सिमिलर है. दे आर कॉमनली स्प्रेड बाय यूज़ ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स, या फिर कोई कंटेमिनेटेड नीडल से आपको चुभ जाए या चुभन हो जाए या चोट लग जाए फ्रॉम ए इन्फेक्टेड मदर टू ए चाइल्ड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ और ड्यू टू बिकॉज ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल एक्टिविटी. So the modality of spread also of these two viruses are similar. So that's how these are grouped A, B, C and E. बट क्या ये वायरस फैमिली या जनरेशन्स में भी स्प्रेड होते हैं? So hepatitis B and C can spread in generations. अच्छा. जैसे मैंने बताया, one of the modalities of spread is from the mother to the child during childbirth. So that is the reason how it can spread from the mother to the child. And yes, so in the entire families we see hepatitis B में mother को भी था, बेटे को भी है, बेटी को भी है, all siblings have it. So that is how it can spread, yes, from a mother to the child during childbirth. ठीक है. तो सर अगर ये वायरस किसी की फैमिली में है तो उससे क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए?
तो लाइक आई सेड मोडालिटी ऑफ स्प्रेड हमने अभी बात की, तो आप देखेंगे कि बी और सी में खाना पीना कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं था एज अ मोडालिटी ऑफ स्प्रेड। जी। तो हेपेटाइटिस बी और सी अगर किसी के आपके नियर एंड डियर वन को है तो उनके साथ बैठने से, बातचीत करने से, खाने पीना खाने से, गले लगाने से हेपेटाइटिस सी और बी नहीं फैलते। होता। तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है, दैट्स वन। ठीक है। तो आपको उनको किसी को ऑस्ट्रेसाइज करना या आइसोलेट करने की आवश्यकता नहीं है। जी। बेसिक प्रिकॉशंस लेने हैं, मतलब अगर इनमें से किसी को कोई चोट लग जाए, ब्लीडिंग हो, तो उनके ब्लड के कांटेक्ट में आने से थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा। दैट इज़ वन। सेकेंड थिंग, हेपेटाइटिस बी के लिए तो एक्सट्रीमली इफेक्टिव वैक्सीन्स आर अवेलेबल। तो जी। वो एंड इट इज़ नाउ पार्ट ऑफ आवर नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। हर जी। एक नवजात शिशु को एट द टाइम ऑफ बर्थ ही हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का फर्स्ट डोज दिया लगाया जाता है। जी। तो मोर एंड मोर हेपेटाइटिस बी पीपल आर गेटिंग वैक्सीनेटेड अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी। तो इफ़ यू आर वेल वैक्सीनेटेड, चांसेस ऑफ यू गेटिंग हेपेटाइटिस बी इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नन और एक्सट्रीमली मिनिमल और रेयर। तो इसलिए दिस इज़ हाउ यू कैन अवॉइड गेटिंग हेपेटाइटिस बी इवन इफ समबडी इन योर होम हैज़ हेपेटाइटिस बी। ठीक है। सो बेसिकली बचपन में ही आपको जो वैक्सीन दी जाती है दैट हेल्प्स यू प्रिवेंट गेट द डिजीज। फॉर हेपेटाइटिस बी, yes. For hepatitis C, there is no vaccine. So hence the basic precautions of while coming into contact with infected blood and blood products or needles caps के लिए, especially this is more applicable for doctors and medical or paramedical personnel. ये सब precautions और extra precautions उनको लेनी पड़ती है. For a normal individual, they generally don't come in contact with much blood and blood products. उनके लिए simple basic hygiene precautions for hepatitis A is enough. और वैक्सीन सिर्फ बी का होता है? यस, वैक्सीन सिर्फ बी का ही होता है। ए का भी होता है? बी और सी की हम बात करें तो इसलिए मैंने कहा बी का ही होता है। बट इफ़ यू टेक ऑल द 4 वायरसेस देन यस, हेपेटाइटिस ए का भी वैक्सीन होता है। जनरली 2 डोजेज आर रिक्वायर्ड, 6 months apart, and that is not part of the national immunization program, but that can be prescribed or given for normal children or high risk individuals. High risk individuals are somebody who has underlying chronic liver disease, somebody who has a immunocompromised status जिसके वजह से इन्फेक्शन के रिस्क ज़्यादा हो सकते हैं। इन लोगों को प्रोफाइलैक्टिक के लिए वैक्सीन दिया जा सकता है ताकि उनको आगे जाके वो दिक्कत ना हो। ठीक है सर, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, फैटी लीवर। इसके बारे में आप कुछ बताइए। मैम, फैट जो है इट इज़ जस्ट ए स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। जी। मतलब अगर किसी का भी इनटेक और आउटपुट देखा जाए, अगर आपका कैलोरीज़ का इनटेक इज़ मोर देन द आउटपुट, तो बॉडी क्या करती है कि वो एक्स्ट्रा कैलोरीज़ को स्टोर कर लेती है फैट बना के फॉर फ्यूचर यूज़। दैट इज़ अ नॉर्मल नेचर हाउ हैज़ मेड अस। बट ये इम्बैलेंस जब बहुत ज़्यादा हो जाता है या बहुत लंबे टाइम पर होता है, देन द अमाउंट ऑफ फैट एक्यूमुलेटिंग इन द बॉडी इज़ टू मच एंड दैट लीड्स टू ओबेसिटी एंड अदर प्रॉब्लम्स। जी। एंड फैटी लिवर इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ दैट। मतलब जिस तरीके से ओबेसिटी में देयर इज एक्स्ट्रा फैट ऑल ओवर द बॉडी, सिमिलरली एक्स्ट्रा फैट इन द लिवर इज नोन एज फैटी लिवर डिजीज। सो बट ये मतलब इट गोज हैंड इन हैंड कि ओबेस लोगों को फैटी लिवर होता है कि फैटी लिवर होने से ओबेसिटी होती है? सो ये जो आपने सवाल पूछा, इट कैन बी अ चिकन एंड एग सिचुएशन कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया। जी। बट देयर इज सम क्लैरिटी दैट इट इज़ मोर लाइकली दैट obesity leads to fatty liver. That's number one. But it's not only obesity that leads to fatty liver. Correct. In addition to obesity, there is a variety of other causes जिससे कि fatty liver हो सकता है। So just to make मतलब to put that in perspective, अगर किसी का वजन excess है, कोई overweight है, उनको fatty liver होने की संभावना ज़्यादा है। जी। बट अगर किसी का वजन नॉर्मल है, इसका मतलब ये नहीं कि उनको फैटी लिवर नहीं हो सकता। जी। तो अगर आप पूछें कि अदर देन ओबेसिटी फैटी लिवर के और क्या कारण हो सकते हैं, तो पीपल हु हैव डायबिटीज़ विच इज़ नॉट वेल कंट्रोल्ड, पेशेंट्स जिनको ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन है जो कि पुअरली कंट्रोल्ड है, डिसलिपिडीमिया मतलब हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड्स इज़ अनदर रिस्क फैक्टर फॉर फैटी लिवर, lifestyle related issues like excessive calorie, high carbohydrate diets with poor physical activity, they may not lead to obesity directly, but जिस तरीके से ये चीज़ें बॉडी में मेटाबोलाइज हो जाती है उनके वजह से फैटी लिवर हो सकता है। Two other interesting conditions, I would say interesting because one is there are certain genetic disorders जिसके वजह से फैटी लिवर हो सकता है। अच्छा। इसलिए interesting, but of course not good for the patient. And the last thing is कि what we are seeing more and more now, that we see patients who are absolutely fit, lean, thin, कोई सोच ही नहीं सकता कि उनमें कभी फैट ज़्यादा हो सकता है, absolutely thin, बट उनमें आप जब सोनोग्राफी करते हो उनको फैटी लिवर मिलता है। वी कॉल दिस मेडिकली एज लीन नैश। सो एक्सेसिव
डाइटरी कंट्रोल, एक्सेसिव फास्टिंग, उसके वजह से भी फैटी लिवर हो सकता है. So although we don't see this very routinely, we have to investigate it further. But yes, lean NASH is a described entity and something that we see more and more, and you'll see young fit individuals with have fatty liver. So appearing fit may not be equal to Always being fit. fit. Yeah, correct. बट सर जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग आजकल बहुत ही कॉमन प्रचलित है इनफैक्ट, तो क्या वो जैसे अभी आपने बोला कि एक्सेसिव फास्टिंग भी एक रीज़न हो सकता है फैटी लिवर डेवलप करने का, तो आपको क्या लगता है कि वो कारण हो सकता है कभी? सो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग इज लाइक द नेम सजेस्ट, इट इज़ इंटरमिटेंट. मतलब उसमें दिन में आप से 14 से 16 घंटा फास्ट करते हैं, दिन आप खाते हैं. ये जिस तरीके की फास्टिंग बोल रहा हूँ, दिस इज़ नॉट फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन. व्हेन द प्रोलॉन्ग पीरियड्स ऑफ फास्टिंग होता है, देन इट कैन लीड टू सिग्निफिकेंट फैटी लिवर. सो जनरली only temporary bouts of intermittent fasting may not lead to that much significant fatty liver like we expect. सर हमें बताइए लीवर ट्रांसप्लांट होता क्या है और इससे कब करने की ज़रूरत पड़ती है? मैम अगर सिंपलेस्ट डेफिनेशन पूछे ये लिवर ट्रांसप्लांट क्या है, तो लिवर ट्रांसप्लांट एक ऑपरेशन है जिसमें कि हम डैमेज लिवर को निकाल के उसके जगह पे नया लिवर बिठाते हैं. इस चीज़ को लिवर ट्रांसप्लांट बोला जाता है. ठीक है. लिवर ट्रांसप्लांट जो है वो दो तरीके से किया जा सकता है. पहले जिसको बोलते हैं डिसीज डोनर या कैडावर डोनर या ब्रेन डेड डोनर लिवर ट्रांसप्लांट, और दूसरा है जो कि लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट कहा जाता है. डिसीज डोनर मतलब ये कुछ लोगों को एक्सीडेंट हो जाता है, ब्रेन में चोट लग जाती है, ब्रेन में ब्लीडिंग होता है, और अगर उनमें ब्रेन में जो चोट लगी है इतना सीवियर है जिसकी वजह से वो ब्रेन डेड हो जाते हैं, या तो इन दैट केस उनके रिलेटिव्स अगर उनके ऑर्गन्स को डोनेट करने की रजामंदी देते हैं, तो ऐसे लोगों में से हम वेरियस ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी, पैनक्रियास, इंटेस्टाइन, स्किन, आइज़ लेके जिन लोगों को कॉर्निया, बेसिकली जिन लोगों को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है उनके अंदर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है. ठीक है. इसको डिसीज डोनर या ब्रेन डेड डोनर या कैडावर डोनर लिवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं. ठीक. दूसरे टाइप का ट्रांसप्लांट है लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट, जिसमें कि फैमिली डोनर अपने लिवर का एक हिस्सा पेशेंट को डोनेट करता है. ओके. तो हम डोनर का ऑपरेशन करते हैं, लिवर को 2 हिस्सों में बांटते हैं, साथ साथ पेशेंट का ऑपरेशन करते हैं. पेशेंट को तो हमेशा पूरा डैमेज लिवर निकाला जाता है और डोनर के लिवर का एक हिस्सा उनके अंदर बिठा दिया जाता है. 6 से 8 हफ्ते मैक्सिमम 3 महीने में जो पेशेंट में लगाया जाता है, डोनर में बच जाता है. डोनर में वो दोनों ही ग्रो करके उनके अपने रिस्पेक्टिव बॉडी वेट के हिसाब से जितना बड़ा होना चाहिए हो जाता है, और दोनों को दिक्कत नहीं होती है. इसको दीज आर द टाइप्स ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट. कब लिवर ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत पड़ती है? जैसे मैंने बताया, वन ऑफ द ड्रेडेड डिजीजेस इज़ क्रॉनिक लिवर डिजीज और सिरोसिस. जी. सिरोसिस में भी ऊपर वाले ने हमको हर एक इंसान को इतना लिवर दिया है कि हम किसी का भी 70% लिवर निकाल सकता है. ओनली द 30% लिवर इज़ इनफ फॉर अस टू स्टे हेल्दी एंड फिट, एंड वो 30% भी ओवर पीरियड ऑफ टाइम दोबारा ग्रो करके बॉडी के वेट के हिसाब से जितना बड़ा हो जाता है, होना चाहिए उतना हो जाता है. बट जब more than 70-80% of the liver is damaged and they start developing the various signs and symptoms जो हमने थोड़ी देर पहले बात की, that is the time that उनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है. एंड जब आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स, दे कैलकुलेट सर्टन स्कोर्स विच आर मेडिकली नोन एज CTP स्कोर, मेल्ट स्कोर वगैरह, एंड उसके बेसिस पे अंदाज़ा लगाया जाता है कि आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है या नहीं है. लीवर ट्रांसप्लांट का प्रोसेस क्या होता है? बेसिकली जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, आप अपने ट्रांसप्लांट सर्जन को या हेपेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हैं. वो आपके ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन जो भी उनको ज़रूरत होती है डिपेंडिंग ऑन द रिपोर्ट्स, वो टेस्ट कराते हैं अंदाज़ा लगाने के लिए कि नंबर 1 क्या जो लिवर में चोट है वो रिवर्सेबल है या अभी रिवर्सेबल स्टेज पे पहुंच गई है. नंबर 2 अगर इरिवर्सेबल भी है तो व्हाट इज़ द स्टेज ऑफ द लिवर डिजीज, इट इज़ अर्ली, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड, चाइल्ड A, B और C. देन 2 व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लिवर डिजीज़, क्या वो सिर्फ दवाइयों से मैनेज करने की स्थिति में है. अगर वो सब स्थिति से आगे निकल चुके हैं, मतलब एडवांस लिवर सिरोसिस है या फिर सिरोसिस के कॉम्प्लिकेशंस है, तो आपको वो गाइड करेंगे आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है. ये तो फर्स्ट स्टेप हुआ कि डिसाइड करना इज़ द लिवर डिजीज़, स्टेज ऑफ लिवर डिजीज़ और ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है कि नहीं. नाउ एक बार ये क्लियर हो जाए कि आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, देन वी स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर दैट. नाउ डिपेंडिंग ऑन हाउ सीवियर द लिवर डिजीज़, कितनी जल्दी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, वी हैव टू चूज़ बिटवीन अ कैडावरिक और ए लाइव डोनर ट्रांसप्लांट. पेशेंट की सारी जांचें की जाती है कि पहला तो सवाल क्लियर होता है कि उनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है. फिर हम डिटरमाइन करते हैं क्या वो ट्रांसप्लांट कराने के लिए फ़िट है कि नहीं है. तो पूरा डिटेल्ड इवैल्यूएशन होता है पेशेंट के लिवर का, हार्ट का, लंग्स का, ऑल द अदर बॉडी ऑर्गन्स टू मेक श्योर दैट ही कैन विथस्टैंड द ट्रांसप्लांट ऑपरेशन विच इज़ अ मेजर ऑपरेशन ऑल said and done. So once that is determined that he is fit, then depending on what type of transplant we are planning for, we move ahead. For a cadaveric transplant, there is a huge waiting list which is maintained by the government agencies. In Maharashtra, this is known as the
ZTCC or Zonal Transplant Coordination Committee under the aegis of SOTO and ROTO, which is the national bodies which regulate transplantation, and the government maintains the waiting list जिसके हिसाब से कैडावर ऑर्गन्स एलोकेट किए जाते हैं. फ्रॉम द लिविंग डोनर की अगर आप पर्सपेक्टिव या तैयारी से पूछें तो पेशेंट को फैमिली में बातचीत करते हैं कि कोई पॉसिबल लाइव डोनर हो सके उनके नियर एंड डियर ब्लड रिलेटिव्स में जो उनको लिवर का एक हिस्सा डोनेट करना चाहेगा. अगर वो करना चाहते हैं तो हम डोनर से डिटेल में बात करते हैं, उनको काउंसलिंग करते हैं, उनको पूरा समझाते हैं प्रोसेस के बारे में. एंड वंस दे आर रेडी वी इवैल्यूएट द डोनर, एंड इफ द डोनर इज कम्प्लीटली फिट ऑन टेस्टिंग वी गेट द नेसेसरी लीगल परमिशंस एंड देन वी कैन डू द ऑपरेशन. सब मुझे पूछना था, ये लाइव डोनर से आप कैसे लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं? सो लाइक आई सेड मैम, लीवर का मतलब एक हिस्सा लिया जाता है क्या उसकी जी, बॉडी से? सो इंसान के शरीर में एकमात्र लिवर होता है. जिस जी. तरीके से हमारे पास दो किडनी दो है, राइट किडनी, किडनी, हाँ. लेफ्ट किडनी, Yeah, that बट लिवर is- एक ही होता है. जी. बट हमने अपने मेडिकल साइंस का अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे सीटी स्कैन में नसों के बनावट होती है लिवर के अंदर, उसके हिसाब से हमने लिवर को राइट लेफ्ट अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया. जी. राइट. सो हम डोनर का टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि नसों की बनावट कैसी है, लिवर की क्वालिटी कैसी है, कितना हिस्सा बचेगा डोनर में, कितना हिस्सा निकाला जाएगा, क्या वो डोनर के लिए सेफ़ है, क्या पेशेंट के लिए ओके है. अच्छा. ये सब जांचें करने के बाद हम सर्जरी प्लान करते हैं आफ्टर द लीगल अप्रूवल्स. अच्छा. फिर हम डोनर का सर्जरी करते हैं और लिवर को दो हिस्सों में बांटते हैं यूजिंग वेरियस स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स. फिर हम साथ साथ पेशेंट का ऑपरेशन होता है बिकॉज इट इज़ साइमल्टेनियस प्रोसीजर, बिकॉज आप डोनर का लिवर निकाल के बाहर ज़्यादा देर तक रख नहीं Correct. सकते. तो साथ साथ दूसरे ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट का भी ऑपरेशन होता है. पेशेंट का हमेशा पूरा डैमेज लिवर निकाला जाता है और डोनर का जो हिस्सा निकालना है वो निकाला जाता है पेशेंट डोनर की बॉडी से. उसके ब्लड साफ़ किया जाता है, नसों को तैयार किया जाता है, फिर हम पेशेंट की बॉडी में उसको लगा के नसों को जोड़ते हैं, ब्लड सप्लाई रीस्टार्ट करते हैं उसके अंदर और लिवर दोबारा काम करने लगता है. सो दैट्स हाउ द ट्रांसप्लांट इज़ डन. वाओ. और दोनों इंसान एक ही लीवर यूज करके रह सकते हैं, अपनी जिंदगी Yes. चला सकते सो हैं. That is awesome. सो जस्ट टू मेक अंडरस्टैंड कि कैसे हो रहा है कि सपोज किसी इंसान का लिवर 1 किलो का है, 1000 ग्राम्स का है. जनरली तो राइट साइड लिवर होता है वो अराउंड 55 to 70% होता है, मतलब बड़ा होता है. लेफ्ट साइड जनरली छोटा होता है. तो मोटा मोटी आप लगाइए कि राइट साइड अराउंड 700 ग्राम का होगा, लेफ्ट साइड 300 ग्राम का होगा. तो हम ऑपरेशन करते हैं, राइट साइड इस लिवर निकालते हैं और पेशेंट के अंदर, रिसिपिएंट के अंदर लगा देते हैं. तो अभी बचा 300 ग्राम डोनर में, 700 ग्राम रिसिपिएंट में. जी. अगर हम से 6-8 हफ्ते या 3 महीने बाद सीटी स्कैन करते हैं जस्ट चेक करने के लिए, तो अभी भी डोनर में लेफ्ट साइड लिवर ही बचेगा और रिसिपिएंट में राइट साइड लिवर ही होगा. ऐसा नहीं कि डोनर में राइट साइड वापस आ जाएगा. करेक्ट. या. बट अगर आप उसका साइज़ नापेंगे तो जो लेफ्ट साइड डोनर में बच गया है, जो 300 ग्राम था, अभी ऑलमोस्ट 1000 ग्राम्स का हो जाएगा. मतलब उनके बॉडी के वेट के हिसाब से जितना बड़ा होना चाहिए उतना बड़ा हो जाएगा. अच्छा, वो तो ओके, वो ग्रो हो जाता है ओवर करेक्ट. टाइम. तो सेम शेप में नॉट कम बैक बट द साइज और द वॉल्यूम कम्स बैक. सिमिलरली रिसिपिएंट में अगर आप साइज नापेंगे तो अभी भी राइट साइड ही रहेगा, बट इट विल ग्रो टू द साइज दैट इज रिक्वायर्ड फॉर हिज बॉडी वेट. वाह. सो दैट्स हाउ द लिवर वर्क्स इन बोथ द इंडिविजुअल्स. करेक्ट. तो मतलब आपकी जो बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो सब आप परफॉर्म कर पाएंगे. जी जी. वाओ, दिस इज अमेजिंग एक्चुअली इफ यू सी. सो इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग बिकॉज ये जो रीजनरेट करने की ताकत है बॉडी में, सिर्फ 2 ही ऑर्गन्स है जो रीजनरेट कर सकते हैं. जी. वन इज स्किन. राइट. अगर आपको चोट लगती है तो स्किन तो उतर skin जाता है. regenerate. अगर आप कुछ दिनों के बाद देखेंगे तो नई स्किन आ जाती है. तो जी. स्किन इज एन ऑर्गन एंड करेक्ट. सो स्किन इज वन ऑर्गन दैट कैन रीजनरेट एंड अदर इज लिवर. तो जैसे हम जिसके वजह से हम लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट Yeah. या किसी को दिक्कत होती है तो लिवर रीजनरेट करके उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती. ऑल द अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी अगर उनको कोई चोट लगती है तो उनका फंक्शन कम हो जाता है, वो रीजनरेट नहीं कर पाते. करेक्ट. सो आई थिंक या ये लीवर की पावर है जो कहीं ना कहीं इट हेल्प्स द बॉडी टू सर्वाइव थ्रू द प्रॉब्लम्स. जी मैम, बिल्कुल. राइट. एंड मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की भी कर ली है कि ये सब चीज़ें कर पाते हैं आप जैसे डॉक्टर्स. आई थिंक इट्स ग्रेट. थैंक यू मैम. एंड आई थिंक इट इज़ नॉट जस्ट, मतलब मेडिकल साइंस ऑफ कोर्स हैज़ प्रोग्रेस टू अ पॉइंट जहाँ पर हम इस तरीके की सर्जरीज कर सकते हैं. बट इवन इफ़ यू सी मिथोलॉजी, एंशियंट ग्रीक मिथोलॉजी में इट्स अ वेरी क्लासिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द रीजनरेटिव कैपेसिटी ऑफ द लिवर. So there is a classical story in which one of the gods who took the fire from Zeus and gave it to the humans, he was punished by Zeus. And what was the punishment? He was tied to a rock and daily morning में एक ईगल आता था, उसके लिवर को नोच के खा जाता था और चला जाता था. By the next, of course, इतना जल्दी नहीं होता है, but then the liver regrows, then the eagle comes, eats the liver, goes. So
दिस इज अ तो सिंप्लीफाइड regenerate होते रहता तो था liver keeps हमेशा। regenerate. So he was subjected to perennial torture. So that was how he was punished. But this is very interesting that even in mythology they knew कि liver regenerate कर सकता है. So Correct. that is something that अभी हम जानते हैं, but जी। how इवन इतने साल पहले भी मतलब इसकी जानकारी थोड़ी बहुत थी थी। लोगों को. दैट इज ग्रेट। या सर हमें बताइए कि प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ डोनर क्या होता है? कैडेवर डोनर के लिए तो जैसे मैंने बताया कि आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं, एंड वेन एवर देर इज इफ देर इज अ ब्रेन डेड डोनर एनीवेयर इन एनी हॉस्पिटल एंड दे इन्फॉर्म द ZTCC एंड आफ्टर काउंसलिंग विद द फैमिली मेम्बर्स नीड टू डोनेट, देन एलोकेशन इज डन एज पर द गवर्नमेंट वेटिंग लिस्ट. तो उसमें आपको कोई डोनर ढूंढने की कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है. बट लाइव डोनर में येस, द प्रोसेस वुड बी कि यू विल हैव टू डिस्कस विद योर नियर एंड डियर वंस कि इफ समबडी अपना लिवर के किसका उनको डोनेट करना चाहते हैं कि नहीं, एंड इफ दे एग्री देन यू कैन कंसिडर टू इवेल्युएट देम एज अ प्रोस्पेक्टिव डोनर. द नेक्स्ट लॉजिकल सवाल जिससे भी आप बात करेंगे यही पूछेंगे कि डोनर कौन हो सकता है. जी। सो डोनर के 4 क्राइटेरिया है बेसिकली. नंबर 1 कि वो पास के रिश्तेदार होना चाहिए, ठीक या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स कहा जाता है. पास के रिश्तेदार बोले कौन हुए? मदर फादर, ब्रदर सिस्टर, सन डॉटर, हस्बैंड वाइफ, मैटरनल पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन. ये 14 लोगों में से कोई एक होना चाहिए. सेकेंड क्राइटेरिया कि डोनर की उम्र 18 से 55, 18 to 55 के बीच में होनी चाहिए. ठीक। नंबर 3 ब्लड ग्रुप, ABO कंपैटिबल ब्लड ग्रुप होना चाहिए, मीनिंग O इज़ यूनिवर्सल डोनर, AB इज़ यूनिवर्सल रिसिपेंट. मतलब सिंपल टर्म्स में डोनर का ब्लड ग्रुप सेम पेशेंट का ब्लड ग्रुप होना चाहिए या O होना चाहिए. ठीक है। एंड चौथा क्राइटेरिया है कि डोनर फिट होना चाहिए. मतलब डोनर जब हम टेस्ट करेंगे डोनर शुड बी फाउंड फिट. मतलब बेसिक कोमॉर्बिडिटीज़ या इलनेसेस जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, अस्थमा, कोई चिंता की बात नहीं है, सेफली कंट्रोल करके किया जा सकता है. बट मेजर अदर प्रॉब्लम्स डोनर को नहीं होना चाहिए. सो दीज आर द 4 क्राइटेरिया ऑफ इंडिविजुअल्स हु कैन बी ए पॉसिबल लाइफ डोनर इन द फैमिली. ठीक है। सर यूजुअली लीवर ट्रांसप्लांट के बाद रिकवरी में कितना टाइम लग जाता है? वेल जैसे मैंने बताया कि लिवर की जो रीजनरेशन है वो तो रैपिड होती है. ठीक है। The most maximum regeneration happens in the first 2 weeks, increases up to 6 to 8 weeks, and plateaus and gets completed in by around 3 months in a live donor transplant. In cadaveric transplant में तो regeneration की ज़रूरत नहीं होती generally because it's a full liver only, so it should be okay. Most individuals जो patients होते हैं recipients, majority around 80% of them will go home in around 2 weeks time after the surgery. मतलब 14 days में generally most patients discharge हो जाते हैं. डिस्चार्ज के बाद वी विल फॉलो देम अप इन अ रूटीन रेगुलर प्रोटोकॉल है जो हम देते हैं कि पहले ऑफ कोर्स द फॉलो अप एंड द टेस्टिंग इज मोर इंटेंसिव एंड मोर फ्रीक्वेंट, एंड ग्रेजुअली द इंटरवल गोज ऑन इंक्रीजिंग बीइंग लेसर एंड लेसर फ्रीक्वेंटली एंड लेसर एंड टेस्ट बीइंग डन. शुरुआत में वी वुड लाइक टू फिजिकली सी देम इन दी OPD. आफ्टर दैट उनको फिजिकली OPD में भी आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. दे कैन डू ए ऑनलाइन और ई फॉलो अप और सेंड अस द रिपोर्ट्स एंड वील गेट बैक टू देम कि क्या चेंजेस करने हैं. बाय अराउंड 3 months they can go back to their normal physical activity also. By around 3 to 4 months अपने काम काज पे लग जाते हैं, ऑफिस चले जाते हैं. जो बच्चों का ट्रांसप्लांट होता है वो स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, कॉलेज जाना शुरू कर सकते हैं. तो ये सब चीज़ें by around 3 to 4 months post transplant और maximum 5 months तक most of them if there are no problems they will be back to their normal routine activity. They may have to take certain basic precautions जैसे साफ़ सुथरा खाना खाना, पका हुआ खाना खाना, नीट एंड हाइजीन मेंटेन करना, किसी को ओवर खांसी जुकाम बुखार है उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना, मास्क कभी कभार इस्तेमाल करना. ये बेसिक प्रिकॉशन लेने पड़ सकते हैं, बट अदरवाइज दे आर बैक टू नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी बाय अराउंड 3 to 4 months पोस्ट ट्रांसप्लांट. सर हमें बताइए व्हाट इज़ द बिगेस्ट मिथ दैट पीपल हैव अराउंड ऑर्गन डोनेशन? So the most common myths that we come across that our coordinators tell us is number 1 is कि families को ये डर लगता है कि अगर हम अपने नियर एंड डियर वन का कोई ऑर्गन हम डोनेट करते हैं तो नेक्स्ट लाइफ में वो दे विल बी बॉर्न विदाउट दोज ऑर्गन्स. दिस आर द वन ऑफ द मिथ्स दैट आवर कोऑर्डिनेटर्स हैव टोल्ड अस दैट. ठीक है। दैट्स वन. सेकेंड थिंग, अनदर इम्पॉर्टेंट मिथ इज़ कि ऑर्गन्स निकाल देंगे तो बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी, इट विल नॉट बी लाइक नॉर्मल. बट इसका सच्चाई ये है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द ऑर्गन्स इज़ ए सर्जिकल प्रोसेस. मतलब जिस तरीके से कोई भी ऑपरेशन होता है उस तरीके से प्रॉपर सर्जरी की जाती है, वही सारे प्रिकॉशंस मेंटेन किए जाते हैं. जिस तरह सर्जरी के बाद पूरे टाँके लगा के स्किन सबको क्लोज करके ड्रेसिंग की जाती है वैसे का वैसे ही होता है. तो देयर इज़ नो डिसफिगरमेंट और ऑल्ट्रेशन ऑफ बॉडी हैबिटस इन एनी वेज. सो इट्स ए प्रॉपर क्लीन नीट प्रेजेंटेबल सर्जिकल प्रोसीजर. तो वो एक और मिथ होता है. एंड तीसरा मिथ जो
काफ़ी प्रचलित है वो ये है कि कुछ लोगों का कहना है कि हमारा रिलीजन या हमारे पद्धति अलाउ नहीं करती है ऑर्गन डोनेशन के लिए। जी बट जितने भी हमने लोगों से पूछा है, रिलीजियस लीडर से पूछा है, ऐसा कोई भी स्क्रिप्चर नहीं है जो मना करता है। बट येस, वन ऑफ द मिथ्स इज दैट आवर रिलीजन डजंट अलाउ। सो दीज आर द मोस्ट कॉमन मिथ्स दैट वी फेस अराउंड ऑर्गन डोनेशन। एंड वन लास्ट आई वुड से जो आई कैन थिंक ऑफ इज दैट पीपल से दैट और सम इंडिविजुअल्स बिलीव कि इंसान जो हम बोलते हैं ब्रेन डेड है, वो एक्चुअली ब्रेन डेड नहीं है, वो कोमा में है, मतलब वो रिकवर हो सकते हैं। देयर इज़ ए 1% चांस कि वो ठीक हो जाए। बट देयर इज़ अ वेरी क्लियर मेडिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन कोमा एंड ब्रेन डेथ। ठीक है। क्या इंसान कोमा से रिकवर हो सकता है? आंसर इज येस। इन सर्टन सिनारियोज डेफिनेटली हो सकता है। डेफिनेटली। एवरीबडी मे नॉट, बट इट इज़ पॉसिबल। बट ब्रेन डेथ इज़ ए परमानेंट सेसेशन ऑफ ब्रेन फंक्शन, मतलब वो मेंदु मृत या ब्रेन डेड है, मतलब उनका ब्रेन ख़त्म हो चुका है, वो कभी रिकवर नहीं कर सकता। सो क्या ब्रेन डेड इंसान फिर से उठ सकता है, नॉर्मल हो सकता है? आंसर इज़ नहीं हो सकता है। सो दैट इज़ अ क्लियर डिफरेंस। बट कॉम्प्रीहेंड करना किसी भी फैमिली के लिए, जब वो आईसीयू में आते हैं, अपने नियर एंड डियर वन को उस स्थिति में देखते हैं कि वो वेंटिलेटर पे है, तो देखते हैं कि सांस चल रही है, मॉनिटर में देखते हैं तो दिल धड़क रहा है, पल्स दिख रहा है, बीपी दिख रहा है, पेशेंट गर्म है, ठंडा नहीं है, और आप बोल रहे ब्रेन डेड है। तो ये बात समझ पाना, मतलब इट्स नॉट ए मिथ और मिसकंसेप्शन, बट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इज समथिंग दैट वी फेस लॉट। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि सब कुछ तो ठीक चल रहा है, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि ये ठीक नहीं होंगे। जी, इंडिया में बहुत फियर है ऑर्गन डोनेशन को लेकर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आई थिंक फियर से ज़्यादा the myths that we just spoke about, that are the biggest hindrances, या they are the biggest hurdles जो हम face करते हैं organ donation में। If you see there are parts of our country जिसमें कि organ donation rates are good and they are increasing and improving also, and there are parts where the donation rates are not much। ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी पार्ट के सिद्धांत में है कि आप डोनेट करें, कहीं पर है कि डोनेट ना करें। जी सो आई थिंक इट इज़ मोर ऑफ public awareness, understanding this concept, and time and education which will help us overcome this. And I think slowly and steadily we will get there, because it is part of our I would say it is inbuilt. We have been seeing it for so long. अगर आप just as an example मैं दूँ कि हमारे भगवान जी है, गणेश भगवान जी, जी right? तो ultimately मैं whenever I go and give a presentation, one of my first slide will always be this कि द फर्स्ट इंस्टेंस जहाँ हमने ट्रांसप्लांट के बारे में सुना या देखा इज़ व्हेन भगवान शिव ने एक हाथी का सर एक इंसान बॉडी पे ट्रांसप्लांट किया। जी सो इट इज़ पार्ट ऑफ आवर सिद्धांत दैट इट कैन बी डन एंड इट इज़ डन टू हेल्प पीपल। सो आई थिंक इट इज़ ऑलरेडी देयर इन अस, इट इज़ जस्ट दैट एजुकेशन एंड अवेयरनेस विच विल हेल्प अस इंक्रीज दिस नंबर्स। करेक्ट। एंड आई थिंक जो आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो और अगर आप कहीं से वो ले पाएँ, वो एक अच्छी चीज़ है और लोगों को इस बारे में अवेयर हो जाना चाहिए। बिल्कुल। एंड आप समझिए मैम कि अगर आई अंडरस्टैंड दैट किसी का ब्रेन डेड होना, किसी का अपने नियर एंड डियर वन को खो देना इज़ ए एक्सट्रीमली सीवियर ट्रॉमा एंड अनबेरेबल। बट उस अपने कठिन समय में भी जो लोग ये डिसीजन ले पाते हैं कि उनको बाकी लोगों की मदद करनी है, अपने नियर एंड डियर वन के ऑर्गन्स को, अवयवों को डोनेट करके, वो उस टाइम पे कितने लोगों की जान बचाते हैं। जिस इंसान को हार्ट फेलियर है उसके लिए तो ये लाइफ सेविंग होता है, जिसके लिए एंड स्टेज लंग डिजीज़ है उसके लिए ये लाइफ सेविंग होता है, जिसको क्रॉनिक लिवर डिजीज़ होता है उसके लिए ये लाइफ सेविंग होता है, जिस पेशेंट को किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है उसके लिए लाइफ सेविंग होता है, बिकॉज डायलिसिस रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस और जान के खतरे से वो बच जाता है। जिस पेशेंट को आईज या कॉर्निया डोनेट किया जाता है उनके लिए तो विजन है, जिसमें वो पुअर विजन या ऑलमोस्ट ब्लाइंड होते हैं, उनको दिखना शुरू, दे गिव द पावर ऑफ साइट। जिस बर्न पेशेंट को स्किन मिलता है और वो रिकवर हो पाता है उनके लिए लाइफ सेविंग होता है। सो इट इज़ अनबिलीवेबल कि आप कितने लोगों को मदद कर सकते हैं जिनकी जान बचा सकते हैं। तो ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। ट्रू। सर, आपके हिसाब से सबसे रिलायबल टेस्ट कौन से होते हैं लीवर की हेल्थ को जानने के लिए? दो रूटीन जो टेस्ट दैट वी डू लिवर के हेल्थ जांचने के लिए आर टू थिंग्स। वन इज़ ब्लड टेस्ट
उसमें हम लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं, जी। इसमें कि हम बिलिरुबिन, प्रोटीन की मात्रा, SGOT, SGPT, अल्कलाइन वेरियस लिवर एंजाइम विच आर पार्ट ऑफ दिस, लिवर फंक्शन टेस्ट किया जाता है। जी। एंड सेकंड थिंग होता है हम कि अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी करते हैं एब्डोमेन में, पेट का, जिससे हम देखते हैं कि लिवर का साइज़ कैसा है, क्या उसमें कुछ और चीज़ें तो नहीं दिख रही है, कोई गठान तो नहीं दिख रही है, एक्सेस फैट तो नहीं दिख रही है, लिवर की ब्लड वेसल्स ओके हैं, कोई पित्त की नली में पथरी तो नहीं है जिसकी वजह से लिवर में प्रॉब्लम हो रही है। तो वेरियस प्रॉब्लम्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड। सो मोस्ट कॉमन टेस्ट टू डन टू असेस लिवर हेल्थ वुड बी वन ब्लड टेस्ट इन द फॉर्म ऑफ लिवर फंक्शन टेस्ट एंड ए अल्ट्रासाउंड ऑफ द एब्डोमेन। ठीक है। अगर कोई पेशेंट्स है जिनको नोन हिस्ट्री ऑफ लिवर डिजीज़ है या एबनॉर्मेलिटीज़ इन लिवर फंक्शन, जब आप टेस्ट करते हैं उसमें कुछ गड़बड़ी दिखती है, तो नेक्स्ट लॉजिकल थिंग्स वुड बी टू डू वायरल मार्कर्स, जो हमने वायरसेस डिस्कस किए कुछ देर पहले, जी, हेपेटाइटिस जी, बी, हेपेटाइटिस सी के टेस्ट करना, ये नेक्स्ट स्टेप ऑफ टेस्ट आते हैं जो कराना चाहिए। तो बेसिक टेस्ट वुड बी लिवर फंक्शन टेस्ट एंड सोनोग्राफी ऑफ द एब्डोमेन। ठीक है। और सर यूजुअली कितने टाइम स्पैन में हमें लीवर टेस्ट कराने चाहिए? आफ्टर द एज ऑफ 40 जब आप एनुअल हेल्थ चेकअप की बात करते हैं, तो इट मोस्ट ऑफ द हेल्थ चेकअप विल हैव सोनोग्राफी ऑफ द एब्डोमेन एंड लिवर फंक्शन टेस्ट एज पार्ट ऑफ द हेल्थ चेकअप इटसेल्फ। ठीक है। तो जब आप हेल्थ चेकअप एनुअली अगर कराएंगे तो लिवर असेसमेंट अपने आप ही हो जाएगा। ठीक। अगर किसी को नॉन लिवर डिजीज़ की हिस्ट्री है, देन डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज़, डिपेंडिंग ऑन द कॉज ऑफ द डिजीज़, वी मे हैव टू डू इट मोर फ्रीक्वेंटली, बट अदर देन दैट रूटीन हेल्थ चेकअप मोर देन एनुअल हेल्थ चेकअप विल नॉट बी रिक्वायर्ड। आपके हिसाब से व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम विच कॉजेज लीवर डैमेज? The most common lifestyle related problem is fatty liver, like we just discussed some time back. And जिस तरीके से we are becoming more and more sedentary, we are decreasing amount of physical activity in our daily routine lives, we are taking more and more refined carbohydrates or highly processed foods in our diets. The calorie burden in the diet is very high. Decreased fiber intake, so they are the contributing factors to fatty liver, which we are seeing more and more. And the occurrence of being overweight, obesity, diabetes, मतलब लोग बोलते ही ऑलरेडी कि इंडिया इज़ वन ऑफ द डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हमारा इंसिडेंस इतना हाई है बिकॉज आवर बेस इज़ ऑल्सो सो बिग। सो येस, द इंसिडेंस ऑफ द फैटी लिवर इज़ द मोस्ट कॉमन लाइफ स्टाइल रिलेटेड इशू दैट वी सी इन पेशेंट्स इन द लिवर। ठीक है। तो सर किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं लिवर डिजीज़ को? लिवर को ऊपर वाले ने पावर दिया है कि वो रीग्रो कर सकता है, रीजनरेट कर सकता है। ठीक है। सो देर इज़ ऑलरेडी ए इनबिल्ट सेफ्टी मैकेनिज्म, बट इट इज़ गुड टू प्रिवेंट ए प्रॉब्लम बिफोर इट अकर्स। सो प्रिवेंशन में, लाइक वी सेड, नंबर 1 इज़ फूड एंड वाटर। तो हाइजीनिक फूड, हाइजीनिक वाटर, सो दैट viruses like hepatitis A and E do not spread. तो hygiene. 2, quality of the food. The highly processed, highly refined foods, lifestyle related changes जो हमने बात की, तो उनको अवॉइड करने के लिए having control over the kind of diet we take, that is another control. 3rd, physical activity. जिस तरीके से हमारा lifestyle है, we are sitting more in front of the computer. It is not that something we want to do. It's part of our work ethic now. So inculcating better physical, increasing the physical activity that we have in our daily routine lives, जिससे कि excess calories burn हो पाए और ये यहाँ तक स्थिति आए ही ना. So that is another modality, or physical activity, to increase physical activity is another modality to prevent lifestyle related problems. Another would be to control the contributing factors. जिस तरीके से मैंने बताया कि diabetes, blood pressure, cholesterol, these are all contributing factors to fatty liver. So if anybody has these problems, hypothyroidism, तो appropriate medication से आज we have very good medicines for all these problems, जिससे कि उसको काबू में रखा जा सकता है. So you control the basic problem जिससे कि वो दूसरी प्रॉब्लम को ना जाए. So controlling risk factors. So I think these are the easy basic methods which can be done to avoid occurrence of lifestyle related liver diseases. Coming to prevention with respect to other viral infection and other problems, A&E की तो हमने already बात की. B के लिए the most important thing is vaccination, जो कि already हो रहा है. Some older individuals, adults who may not have been vaccinated or are not sure, they can easily do a simple blood test to check whether they are vaccinated or have adequate immunity, and if not, they can get vaccinated. And other modalities of prevention of hepatitis B and C में always use blood and blood products from only recognized blood banks, जहाँ पर properly B and C का testing किया गया है. For medical or healthcare professionals, they use appropriate precautions while handling blood and blood products so that उनको ऐसे contaminated blood and blood products से infection ना हो. So these are the measures for those viral illnesses also.
Hepatitis B is reversible, na? It can be cured, right? So it cannot be cured, it can be kept under control. Because I said, no, the hepatitis B, the DNA of the virus binds with the human DNA. So as of today, there are no medicine to cure hepatitis B. It is kept in control lifelong. But ऐसा एक हुआ है, मैंने मतलब recently किसी का देखा है कि who had hepatitis B before, but अभी उनको नहीं है. So what happens is there are two things, ma'am. Suppose a child gets hepatitis B and an adult gets hepatitis B. In a child, when he gets hepatitis B, there is a higher risk of him developing chronic hepatitis B carrier state and less chances that the virus will get cured, हट जाएगा बॉडी से. अडल्ट में जब आपको हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्शन होता है, देयर इज़ अ हायर चांस कि बॉडी की इम्यूनिटी वायरस को शरीर से हटा के कंट्रोल में कर लेगी और आपको क्रॉनिक हेपेटाइटिस भी नहीं होगा. बट जो वायरस है वो जाके आपके डीएनए में बाइंड होकर पड़ा रह सकता है, जिसकी वजह से आपको आगे जाके हेपेटाइटिस बी रीएक्टिवेशन हो सकता है. ठीक, राइट, दैट्स वन. एक बार आपको क्रॉनिकली आपका डीएनए से वायरस बाइंड हो गया, देन सो व्हाट आपने सुना होगा कि उनको हेपेटाइटिस बी, एक्यूट हेपेटाइटिस बी हुआ होगा, बट उसमें वायरस ने बॉडी को, मतलब इम्यूनिटी ने वायरस को बॉडी से निकाल दिया और वो नेगेटिव हो गया, उनको कुछ नहीं हुआ. सो दैट इज़ पॉसिबल इन अडल्ट्स, नॉट इन चिल्ड्रन. बट एक बार आपको क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हो गया, मतलब क्रॉनिक HBV इन्फेक्शन हो गया, जो उसके बाद दवाई दे के हेपेटाइटिस बी क्योर नहीं हो सकता है. वो जो आप गोलियाँ लेती है उससे क्या करता है कि बॉडी वायरस को कंट्रोल में रखता है. कंट्रोल में रखने का मतलब है कि वंस द वायरस गोज इनटू द बॉडी, इट स्टार्ट्स मल्टीप्लाइंग एंड इट एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाइज. मतलब 1 to 2, 2 से 4, 4 से 16, 16 से मतलब 144, मतलब ऐसे एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लिकेशन होता है. और जितना वो ज़्यादा मल्टीप्लाई करता है उतना वो लिवर को चोट पहुंचाता है, और उतना ही लिवर में कैंसर बनने का रिस्क बढ़ते जाते हैं, HCC बनता है, उतना ही सिरोसिस होने का रिस्क बढ़ता है. तो ये दवाई देके आप वायरस के मल्टीप्लिकेशन को कंट्रोल में रखते हैं एंड वायरस की मात्रा कम होती है. तो क्या अनडिटेक्टेबल हो जाता है कि पहले आप डिटेक्ट करते हो वायरस की मात्रा, यू विल गेट इन लैक्स, क्रोर्स, मिलियंस में वायरस मिलेगा. और जब आप दवाई ले रहे हैं तो आप टेस्ट करोगे हेपेटाइटिस बी वायरस, DNA अनडिटेक्टेबल हो जाएगा. बट दैट डजंट मीन कि आप क्योर हो गए. आपको जो गोली है लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है. देयर इज़ नो एंड पॉइंट टू. हेपेटाइटिस बी की कोई गोली आती है मतलब? या जिनको क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी होता है उनको हेपेटाइटिस बी की गोली देते हैं जो कि वायरस के मल्टीप्लिकेशन को कंट्रोल में रखती है. एंड बिकॉज वायरस कभी भी शरीर से पूरी तरह से हटाया नहीं जा सकता, इसलिए दीज टैबलेट विल कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग. देयर इज़ नो एंड पॉइंट. जैसे किसी को इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, आप एंटीबायोटिक लेते हैं 5 दिन, उसके बाद बंद कर देते हैं बिकॉज बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है. बट हेपेटाइटिस बी बिकॉज वायरस कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, आप एक बार शुरू हो जाए तो आपको ज़िंदगी भर खानी पड़ती है. सो देयर इज़ नो क्योर फॉर हेपेटाइटिस बी. If the body's immunity takes it out in the first go, then it's over. If it doesn't, you become chronic hepatitis B. So whenever there is an indication, medicines are started, then you will take it lifelong because there is no cure for hepatitis B. It is a. और जो कैरियर होते हैं उनके लिए कुछ, उनको कुछ जनरली कोई दिक्कत नहीं होती बिकॉज दैट इज़ ए फाइन बैलेंस दैट द वायरस कम्स विद द इम्यूनिटी. कि वायरस रहता है, वो आपको तंग नहीं करता, इम्यूनिटी वायरस को तंग नहीं करती, इसलिए वो वही पड़ा रहता है, कुछ नहीं करता है. तो वायरस कैरियर स्टेट्स कैन कंटिन्यू लॉन्ग टर्म विदाउट एनी प्रॉब्लम्स. Let's go with the quick questions now. बिल्कुल, fire away. Is it true that only alcoholics get liver disease? No, ma'am. Lifestyle related problems, individuals who have never taken alcohol, they also get fatty liver and fatty liver related cirrhosis or non-alcoholic steatohepatitis, जैसे पुराना नाम था उसको कहा जाता है, can develop. So no, non-alcoholics can also develop liver disease. Can fatty liver heal completely with lifestyle changes? Yes. So once the lifestyle changes are there, you have increased physical activity. Like I said, fat is a storage form of energy in the body. जैसे आपका fat energy expenditure बढ़ेगा, body will mobilize the fat and take it out from the liver. So fatty liver can be completely reversible. And if no irreversible damage has already occurred before you start these remedial measures, so the liver can become completely normal again. Does drinking beer cause less liver damage than hard liquor? It's a very good question, ma'am. I think that's a misconception. See, beer, let me go into the technical details a little bit if you don't mind. Beer normally is around 4 to 6% alcohol. That means there is 4 to 6 grams of alcohol every 100 ml. ठीक. Right. तो अगर आप एक बॉटल बियर का ले लें विच इज़ आई थिंक अराउंड 750 ml. सो उसमें आप अगर देखें, अगर आप 6 ग्राम्स के हिसाब से देखेंगे, सो द अमाउंट ऑफ अल्कोहल इन दैट 750 grams एंड यू कंपेयर इट विद से हार्ड लिकर दैट यू टेक, से whiskey, wine, whatever, vodka, which will be normally around 40 to 50%, 48%, 50%. अगर आप वो कैलकुलेट करेंगे कि that means it has around 48 grams of alcohol in 100 ml. So normally a glass of
hard liquor that you take will be around 30 ml. So अगर आप अल्कोहल की मात्रा कंपेयर करेंगे, बियर may have around maybe 10 times lesser alcohol, but you drink around 200 or 20 times more volume. Not so you compensate for lesser alcohol with much higher volume. So beer actually has a bottle of beer has almost as much alcohol as 60 to 90 ml of hard liquor. So beer can cause more damage to than hard liquor. So normal लोग सोचते हैं कि मैं तो अल्कोहल नहीं पीता, मैं सिर्फ बियर पीता हूँ. I think that is more dangerous. Can a liver disease develop even if the blood tests look normal? Yes. तो ऊपर वाले ने लिवर को रिजर्व कैपेसिटी दिया है. दैट मीन्स 70% ऑफ द लिवर, ओनली 30% ऑफ द लिवर इज इनफ फॉर अस टू स्टे हेल्दी. मतलब जब तक मोर देन 70% ऑफ द लिवर इज डैमेज्ड, आपके ब्लड टेस्ट एब्सोल्युटली नॉर्मल होंगे. ठीक है. देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल. सो येस, इवन इफ द ब्लड टेस्ट आर नॉर्मल, अंडरलाइंग लिवर डिजीज कैन बी देयर. Is liver transplant always the last resort? So once the liver disease has progressed beyond a particular extent, or various complications of liver disease, जैसे कि पेट में पानी भरना, ज़्यादा जॉन्डिस होना, खून पतला होना, रिकरेंट ब्लीडिंग, रिकरेंट एनकेफेलोपैथी या लिवर में कैंसर की गठान बनना, ये सब शुरू हो गए हैं. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लिवर ट्रांसप्लांट बिकम्स द ओनली ट्रीटमेंट मोडालिटी टू हैव शोन एनी सिग्निफिकेंट सर्वाइवल बेनिफिट. अगर आपका लिवर डिजीज़ ज़्यादा एडवांस नहीं हुआ है, फुली कॉम्पनसेटेड है, चाइल्ड ए सिरोसिस में है और कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए हैं अभी तक डेवलप, तो इन दैट सिचुएशन लिवर ट्रांसप्लांट इज़ नॉट इंडिकेटेड, ओनली मेडिकल मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड. सो इन ए नटशेल, सिरोसिस डज नॉट इक्वल टू ट्रांसप्लांटेशन. ओनली एडवांस सिरोसिस और कॉम्प्लिकेटेड सिरोसिस, दैट इज सिरोसिस विद कॉम्प्लिकेशंस, दैट विल रिक्वायर लिवर ट्रांसप्लांटेशन. Can hepatitis B be cured completely or is it a lifelong problem? मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स आपकी शरीर की इम्यूनिटी वायरस को कंट्रोल में रख के बॉडी में से हटा लेगी. ओनली इन इंडिविजुअल्स हु डेवलप क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी, इफ़ देर आर सर्टन कंडीशंस लाइक वायरस की मात्रा बहुत ज़्यादा है या इन्फेक्शन, लिवर में सूजन बहुत ज़्यादा है, उनको गोलियों की ज़रूरत पड़ेगी. बट एक बार ट्रीटमेंट शुरू किया जाए, एज ऑफ टुडे लाइफ लॉन्ग देने की ज़रूरत है. इट कैन नॉट बी क्योर्ड. आप उस वायरस को कंट्रोल में रख सकते हैं सिर्फ. Sir, is hepatitis C curable? सो हेपेटाइटिस सी इज़ डेफिनेटली मोर डेंजरस बिकॉज शरीर की एक बार किसी को हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन हो तो उनको क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू हेपेटाइटिस बी इन अडल्ट्स. बट द गुड थिंग इज़ दैट इन द लास्ट 5 years वी हैव नाउ अमेजिंग मेडिसिन्स विच आर ओनली टैबलेट्स नाउ मोस्ट ऑफ देम, जिससे कि आप हेपेटाइटिस सी को क्योर कर सकते हैं, अनलाइक इन हेपेटाइटिस बी. तो येस, इट इज़ क्यूरेबल. सो थैंक यू डॉक्टर प्रशांत. आपके साथ ये सेशन बहुत ही प्रोफाउंड रहा. आपने बहुत सारी जानकारी दी लीवर हेल्थ के बारे में, तरह तरह की डिजीज़ के बारे में, वायरसेस के बारे में. आई एम श्योर कि लोगों को इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा. जो भी ये पॉडकास्ट देखेगा डेफिनेटली लीवर के बारे में बहुत कुछ जानेगा और कहीं ना कहीं लीवर हेल्थ को दिमाग में रख के एक अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करने की कोशिश ज़रूर करेगा. Thank you so much. Thank you very much for having us here, Ekta ma'am. And it was great chatting with you. And Same here. liver is the engine of your body. You need to take care of it so that it can take care of you. Thank you very much. तो दोस्तों, ये थी हमारी मुलाकात डॉक्टर प्रशांत राव के साथ फ्रॉम LH हीरानंदानी हॉस्पिटल, जिन्होंने लीवर हेल्थ के बारे में हमसे बहुत सारी बातें की. आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो हमें ज़रूर कमेंट में लिखिए. वील ट्राई टू गेट बैक टू यू. And do not forget to like, share and subscribe to Pod Talk with Ekta. Thank you.